नमस्कार नन्हे दोस्तों, कैसे हो? मैं तो अभी अपने घर पे हूँ और पता है पिछले कुछ दिनों से इतना भयंकर गर्मी पड़ी थी कि मेरा तो हाल बेहाल हो गया था। लेकिन आज अचानक से थोड़ी-सी गर्मी कम हुई है। तो मैं तो आज रविवार है तो रूपकथाओं की कहानी लेके आती हूँ। तो आज मैं बांग्ला में एक कथा की कहानी ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, जो बहुत बड़ी और लंबी कहानी है। और वो जो कहानी है आज मैं बांग्ला की ही एक रूपकथा की कहानी लेके आई हूँ। तो वो कहानी मैंने बांग्ला भाषा शेरा रूपकथा इस किताब से पढ़ी हूँ। और ये किताब जो संपादना किए हैं उनका नाम है अहमद मज़हार, और ये विश्व साहित्य केंद्र ढाका बांग्लादेश से प्रकाशित हुई है। और इसका जो फ्रंट पेज है, कवर पेज है, वो ड्रॉ किए हैं ध्रुव एश। और बाकी सारे जो तस्वीरें हम किताब के अंदर देखेंगे वो सारी तस्वीरें ड्रॉ किए हैं सैयद इनायत हुसैन। तो ठीक है, तो आज कौन सी कहानी हम पढ़ने वाले हैं, चलो देख लेते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उस कहानी का नाम है खिरेर पुतुल। ठीक है, खिरेर पुतुल। ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है। चलो बच्चों वहाँ पर चलते हैं। देखो यहाँ पर एक बंदर है, उसके हाथ में एक माला है और सामने एक बहुत ही दुखियारी एक औरत बैठी है जो रो रही है। लेकिन उनके तन का जो कपड़ा है वो तो फटा हुआ है, लेकिन उनका जो बिंदी है ना, देखो वो बहुत सुंदर सा लग रहा है। तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो हम देखेंगे, लेकिन ये एक बहुत लंबी कहानी है। तो आज हम इसका जो अनुवाद है वो एक स्लॉट में नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल जो बांग्ला में ये जो स्टोरी है वो ही लगभग 1 घंटे का हो चुका है ना। तो इसीलिए हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ये पूरे हफ्ते में हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम पढ़ते हैं खिरेर पुतुल। लेकिन उससे पहले इस कहानी की जो लेखक हैं वो है अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर वो कौन है, उनसे मैं थोड़ी सी परिचय करवा देती हूँ आप लोगों को। तो बच्चों, ये है अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक, और ये जो है ये एक बहुत ही फेमस बंगाली पेंटर हैं। और सिर्फ वो पेंटर ही नहीं हैं, वो उसके साथ साथ वो एक बहुत मशहूर शिशु साहित्यिक भी हैं। मतलब बच्चों की स्टोरी राइटिंग भी वो खूब सारे लिखे थे। ठीक है, अवनींद्रनाथ ठाकुर बहुत ही बड़े कलाकार हैं। हम जो लोग पेंटिंग के साथ जुड़े हुए हैं वो उनको हमेशा मतलब एक ऐसे स्थान में रखते हैं कि हम उसको भाषा में प्रकाश नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे जो जो सबसे सबसे अच्छा जो उनका पेंटिंग लगता है वो है भारत माता की जो पेंटिंग है। मैं आशा करूँगी अगर ये नेटवर्क सही है अभी तो मैं दिखा पाऊँगी, नहीं तो फिर कभी हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। एक सेकंड में और एक बार कोशिश करूँ। भारत माता की जो पेंटिंग है ना वो सबसे पहले बहुत सुंदरता से इन्होंने ही ड्रॉ किए थे। चलो इसमें अगर नहीं दिखा पा रही हूँ तो अलग बात है। अच्छा, उनके और एक परिचय, एक साइड बाय साइड परिचय मैं दूँ। अवनींद्रनाथ ठाकुर भतीजा हैं कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के, वो भतीजे लगते हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर के ये भतीजे हैं। तो भारत माता की जो पेंटिंग है वो तो अभी नहीं, यहाँ से नहीं दिख रहा। अच्छा, यहाँ से दिख जाएगा आई होप। नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इशू है। कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो जो मैं दिखा पा रही हूँ ज़रूर, आई होप।
तो ये जो थे ये अवनींद्रनाथ ठाकुर का बनाया हुआ था ये चित्रकारी। तो इतना परिचय काफ़ी नहीं है, मैं सही मायने में ये क्या बोलूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ इनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं स्टोरी, जिसका नाम है खीरेर पुतुल। तो खीर बोले तो खीर समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, पता है बांग्ला में। अच्छा, पहले तो हम समझ लेते हैं कि खीर हिंदी में, हिंदी बोलने वाले भाषी जो जगह है वहाँ पर खीर बोले तो एक सॉलिड दूध को मतलब उबाल के एकदम सख्त बना के जो बनता है वो चीज़ होता है खीर। वो बांग्ला में होता है खीर, उसको हम कहते हैं खीर। लेकिन हिंदी में जो खीर है वो गाढ़े दूध में चावल के साथ जो मीठा एक पद बनता है उसको कहा जाता है खीर। लेकिन बांग्ला में बोलो, संस्कृत में बोलो, साउथ इंडिया में बोलो, उसको कहा जाता है परमान्य या पायसम, या बांग्ला में पायस। ठीक है, तो हम जब खीर बोल रहे हैं तो वो खोआ, आप लोग जो खोआ या खोया जो भी बोलते हो वो चीज़ है। तो खीरेर पुतुल मतलब खीर से बनी हुई पुतला, नॉट पुतली, क्योंकि यहाँ पर ये बाद में हम देखेंगे कि ये जो पुतुल है मतलब जो पुतला है ये लड़के का पुतला है। तो खीर से बना हुआ पुतला और मतलब खोए से बना हुआ पुतला, ठीक है। और इसके लेखक है अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो चलो बच्चों, आज हम लोग पहले 2 या 3 पेज को हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। एक राजा की 2 पत्नियां थीं, दुओ और शुओ। दुओ मतलब जो दुखी, और शुओ बोले तो सुखी। राजमहल में शुओ रानी की बहुत कदर थी, बहुत देखभाल भी किया जाता था। शुओ रानी के पास 7 महल वाले मतलब 7 मंजिले मकान थी। 700 दासी उनकी सेवा में लगी रहती थी, उनके पैर धो देती थी, आलता पहनाते थे। अभी हम लोग आलता समझते हैं ना, वो लाल रंग से जो बंगाली लोग जो पैर में जो पहनते हैं मतलब लगाते रंगाते हैं, वो है आलता या अलख्त। तो आलता पहना देते हैं, बाल बांध देते हैं। उनके पास 7 बगीचा है और हर रोज़ उससे 7 फूलों की टोकरी भर भर के आते थे, और वही फूल से सुखी या शुओ रानी जो हैं वो माला बनाते थे, है ना, माला बिनते थे। और उनके पास 7 संदूक भरा हुआ 7 राजाओं के धन जितना मतलब कीमती मणि माणिक से जड़ा हुआ गहने, ये सारे कुछ उनके पास थे, और वो हर रोज़ उनको अपने इच्छा से अपनी मर्ज़ी से पहनते थे। और शुओ रानी जो है ना वो राजा की तो प्राण थी, मतलब वो उनकी जान थी। और दुओ रानी वो बड़ी रानी थी, उनको कोई पूछता भी नहीं था, वो बहुत ही अनादर में और बिना यत्न के पड़ी रहती थी। राजा के लिए तो वो उनके आँखों में चुभती थी। उनको एक मकान दिए थे रहने के लिए जो टूटा फूटा था, एक दासी दिए थे जो मूक और बधिर थी, पहनने के लिए फटे हुए कपड़े दिए थे, सोने के लिए उनको एक फटा हुआ चादर दिए थे। दुओ रानी के मकान में राजा सिर्फ एक ही दिन आते थे, एक ही बार बैठते थे और सिर्फ कुछ एक बातें करके चले जाते थे। वही शुओ रानी जो छोटी रानी थी, उनके घर में ही उनके पास ही राजा 12 महीने रहते थे। एक दिन राजा राजमंत्री को बुला के बोले, मंत्री, देश विदेश घूमने जाऊंगा मैं, तुम ना जहाज़ सजाओ, जहाज़ों को तैयार करो। तो राजा आज्ञा के कारण राजमंत्री जहाज़ों को तैयार करने गए। 7 जहाज़ तैयार करने के लिए 7 महीने लग गए। उनमें से 6 जहाज़ों में राजा के लिए नौकर चाकर जाएंगे, और सोने के चांदवा बोले तो सोने का छाता
सोने के क्या बोलूँ, टारपोलिन जैसे चांदोआ बोले तो वो हम लोग मतलब घर पे कोई एक काम होता है तो बाहर, घर के बाहर जब हम लोग कोई जगह पे हम लोग कुछ आयोजन करते हैं तो ऊपर ढकने के लिए जो शामियाना आप लोग लगाते हो ना, वो उसको ही वैसे ही टाइप उसको कहा जाता है चांदोआ। तो वो सोने से बना हुआ चांदोआ से ढका हुआ सोने का जहाज़, और जहाज़ में राजा खुद जाएंगे, वो राजा के लिए बना था। अब सोने के ही बना हुआ जहाज़ था भाई, है ना। तो वो सोने की जहाज़ जो है वो राजा के लिए था। अब मंत्री आके खबर दिए, महाराज जहाज़ सारे प्रस्तुत है। तो राजा बोले ठीक है, कल जाएंगे हम। मंत्री अपने घर वापस चले गए। अब छोटी रानी शूरानी के पास, और शूरानी अपने महल में, राज अंतपुर में सोने के पलंग में सोई हुई थी और 7 सखी उनकी सेवा कर रही थी। राजा वहाँ पर आए, सोने के पलंग में उनके माथे मतलब सिराने पे बैठ के बहुत ही प्यार से वो बोले, छोटी रानी मैं देश विदेश घूमने जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तो रानी अपने खीर जैसे, मतलब ननी बोले तो मक्खन, अच्छा खीर नहीं मक्खन, मक्खन जैसे हाथ में हीरो का बना हुआ जो कंगन है उसको घुमाते हुए बोली, ये जो हीरे का जो रंग है ना, ये बहुत ही मतलब सफ़ेद, या बोलो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट जैसा है, तो हाथ जैसे खाली खाली दिखता है। खून जैसे खून के रंग जैसे लाल, अगर आठ 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 दोनों हाथों में 8 अगर चूड़ी मिल जाती जो माणिक से बना हुआ है तो मैं पहनती। तो राजा बोले, अच्छा रानी, तो माणिक के देश में जब मैं जाऊंगा तो वहाँ से तुम्हारे लिए मैं माणिक का चूड़ी 8 दोनों हाथों के लिए बना के लाऊंगा मैं। तो रानी फिर अपना अलग से रंगाया हुआ पैर नचाते हुए दिखाए और बोले, पैर का जो नुपुर नुपुर समझते हो, मतलब पायल, तो नुपुर है वो बजाते हुए बोले, ये जो नुपुर है ना, इससे जो आवाज़ निकलता है वो सही से नहीं निकलता है। आग आग जैसे क्या बोलूँ, आग जैसे एकदम प्योर सोने से बना हुआ, अगर 10 गाछा मतलब 10 उसमें क्या बोलूँ, चेन 10 चेन एक साथ जुड़ा हुआ अगर ऐसा कोई पायल मुझे मिले तो मैं वो पहनूं। तो राजा बोले, ठीक है, सोने के देश से तुम्हारे लिए मैं वैसा वाला, मतलब हर एक पायल में जिसमें 10 चेन एक साथ जड़ा हुआ है वैसा वाला मैं तुम्हारे लिए पायल लेके आ जाऊंगा। तो तब रानी अपने गले का जो गजमती हार है उसको दिखा के बोले कि देखो राजा, ये जो गजमती या गजमोती है ना, ये जो मोती का हार है ये बहुत ही छोटा है। सुना है कि कोई एक देश में कबूतर के जो अंडे होते हैं ना, उसके साइज़ के मोती होते हैं, और उसकी ही एक अगर माला मुझे मिल जाती तो मेरे लिए ला लेना, तो मैं वो भी पहनूंगी। तो राजा बोले, ठीक है, सागर के बीचों बीच मोती के राज्य में, वहाँ से तुम्हारे लिए गले का हार लेके आऊँगा। और क्या लेके आऊँ रानी? तो तब क्या बोलूँ, तब बहुत ही चहती शूरानी अपने सोने जैसे शरीर में सोने के आंचल, जो कपड़े का आंचल है वो ठीक करते हुए बोले, माँ ये साड़ी तो नहीं है, ये बहुत ही भारी है, जैसे बोझा है, आकाश के तरह नील, और बाताश बोले तो हवा की तरह एकदम हल्का, पानी की तरह जल के जैसा नरम, अगर ऐसा साड़ी मुझे मिले तो मैं पहन के मुझे अच्छा लगेगा, मैं बच जाऊंगी। तो राजा बोले, आहा, वो तो सही बोले हो तुम रानी, तुम्हारे सोने जैसे ये अंग, ये नरम अंग में सोना तो सोने जैसा ये जो साड़ी है ये तो तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं। तो रानी तब
हंस के महाराज की तरफ देखने लगी। तो रानी को महाराज बोले कि रानी, तुम मुस्कान के साथ मुझे विदा करो। मैं आसमान की तरह नील, बताश की तरह हल्के और जल की तरह मुलायम साड़ी तुम्हारे लिए लेने के लिए चल जाता हूँ। तो छोटी रानी हंसते हुए महाराज को विदा कर दिए। राजा विदा होकर जहाज में तो चढ़ गए। फिर अचानक से उनको याद आया, अरे मैं तो वो दुखी बड़ी रानी को कुछ पूछा ही नहीं। तब दो रानी, जो बड़ी रानी है, उनके टूटे फूटे घर पे जो फटे हुए चादर के ऊपर सो के रो रही थी, वहाँ पर राजा आए। फिर उसी मकान के टूटे हुए घर के टूटे हुए दरवाजे पे खड़े होके वो बोले, बड़ी रानी, मैं विदेश जा रहा हूँ। छोटी रानी के लिए हाथों के लिए चूड़ी, गले के लिए माला, पैर के लिए पायल और पहनने के लिए साड़ी लेके आऊँगा। तो तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बोल दो, अगर तुम्हें कुछ शौक़ है तो रानी बोली, महाराज आप अच्छे से वापस आ जाओ, वही मेरे लिए सब कुछ है। जब तुम मेरे थे तब तुम मुझे बहुत प्यार किए थे, और तब मेरा इच्छा भी था, शौक़ भी था बहुत सारे। सोने की साड़ी अंग में जड़कर 7 मंजिले घर पे मैं रहती थी। वहाँ पर हजार रोशनी में जला के रखती थी। वहाँ पर 700 सखी के बीच रानी होके मैं बैठती थी। वहाँ पर सोने के पिंजर में शुक और सारी, ये 2 पंछियाँ हैं, उनके पैर में सोने की पायल पहना देती थी और फिर उनके गाने सुनती थी। महाराज बहुत सारे शौक़ थे तब, बहुत सारे शौक़ मिट भी चुका है अभी। और सोने की गहने, सोने की साड़ी, इससे मुझे क्या लेना देना है महाराज? मैं किसके साथ, किसको दिखाने के लिए मैं हीरे का कंगन पहनूं? किसके लिए मोती के माला को गले में डालूं? माणिक से अपने मांग को सजाऊं? महाराज वो दिन और है नहीं। आप मुझे सोने के गहने तो वापस कर सकते हो, लेकिन वो प्यार क्या वापस कर सकते हो? मेरे वो जो 700 दासी और 7 मंजिला जो मकान था, वो तो तुम वापस नहीं करोगे। मेरा जो था, वन के पंछी को तो ला दोगे, लेकिन महाराज उसके रहने के लिए क्या तुम कोई सोने का पिंजरा बना दोगे क्या? वो तो नहीं दोगे, उसको घर तो नहीं दोगे। भंगे ये टूटे हुए जो घर है, वहाँ पर सोने का गहना चोर डाकू लूट के लेके जाएंगे। टूटे हुए पिंजर में वन की पंछी क्यों आके बैठेगी? कौन से सुरक्षा, कौन से प्यार के लिए? महाराज आप जाइए, जिसको आप प्यार करते हो उसकी सारे शौक़ आप मिटाइए। मेरा ये सारे बेकार शौक़ से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। तो राजा बोले, नहीं रानी, ये तो नहीं हो सकता। लोग सुन के क्या सोचेंगे? सारे मुझे ही छीछी करेंगे, बोलेंगे कि भाई मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ, बोलो तुम्हारा शौक़ क्या है? तो रानी बोली, कौन से हक से मैं कोई गहने की बात अपने मुंह में लाऊं, अपने ज़ुबान पे लाऊं? महाराज मेरे लिए ना आप एक बंदर लेके ला देना, ठीक है? तो राजा बोले, ठीक है रानी, अब मुझे विदा करो। तब बड़ी रानी, 2 रानी अपने फटे हुए चादर में ही लेट के रोने लग गई और रोते रोते राजा को विदा कर दी। अब राजा जाकर जहाज़ में चढ़ गए। शाम की समय थी। सोने के जहाज़ में सोने की पाल खोल के गहरे समुंदर के नील जल को आगे से काटते हुए सुनहरे
मेघ मेघ बोले तो सुनहरे बादलों की तरह पश्चिम दिशा के तरफ राजा का जो जहाज़ है वो चलने लग गया, वो आगे बढ़ गया। अब टूटे हुए मकान में दो रानी नील सागर की तरफ देखने लगी। वो फटे हुए चादर में पड़ी रही और जो सुओ रानी अपने 7 मंजिले मकान में 700 सखी के बीच में गहने की बात वो सोचने लग गई और सोने के पिंजरे में सोने की पंछी जो हैं उनके गाने सुनते सुनते सोने के पलंग में वो सो गई। राजा भी जहाज़ में चढ़ के दुखिनी जो दुखियारी बड़ी रानी है उसकी उनकी बात भूल गए। वो विदाई के दिन में छोटी रानी की वो जो हंसी खुशी चेहरा है ना, वही उनको सिर्फ और सिर्फ याद आने लगा और वो सोचने लगे अभी रानी क्या कर रही हैं, शायद अपने बाल बांध रही हैं। अब रानी क्या कर रही हैं, शायद अपने पैर को आलता से रंगा रही हैं। अच्छा ठीक है, तो अब रानी क्या कर रही हैं, शायद अभी वो 7 बगीचे से फूल तोड़ के ला रही हैं। अच्छा अब शायद वो जो फूल हैं 7 जो टोकरी भरी हुई फूल वो लाई हैं उनसे अभी वो माला बना रही हैं। अच्छा माला वो बना रही है और उसके साथ साथ मेरी बात ही वो सोच रही हैं और सोचते सोचते शायद उनके आँखों से पानी गिर रही है और इसी के चलते शायद उनकी माला वो और बुन नहीं पाए और बना नहीं पाए। सोने के धागे से वो बनाती है वो माला। अभी वो सारे उनके पैर के इर्द गिर्द पड़ी हुई है शायद, और वो शायद ऐसे ही बैठे बैठे पूरी रात वो बिता देती है और उनकी आँखों में नींद नहीं आती। तो छोटी रानी, राजा की बहुत प्यारी रानी, राजा उसकी ही बात सिर्फ सोचते रहते हैं और बड़ी रानी राजा के लिए पागल है, उसके लिए राजा एक बार भी सोचते नहीं हैं, वो तो उनको याद भी नहीं है। ऐसे ही जहाज़ में देश विदेश घूमते हुए राजा 12 महीना बिता चुके थे और 13वें महीने में राजा अपने जहाज़ को माणिक के देश में लेके आ गए। तो बच्चों, इसके बाद की स्टोरी हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए सारे बच्चे खुश रहो, स्वस्थ रहो, शुभमस्तु।